तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, नोएडा और दिल्ली की भीड़ से बचने के लिए ये मैपल्स ने मेरे को दिखाया कि आप इधर पीछे से निकलो सोना रोड की तरफ से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया फ्लाईओवर था, ठीक था। उसके आगे का ये हाल है, पिछले 1 घंटे से इसी पे चल रहे हैं। देख लो ऐसी रोड है, क्योंकि वो फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन था। डाइवर्जन से जहाँ जाना है वो रूट इस तरह का है। तो क्या बताएं, सोच रहे थे अच्छे से स्पीड से निकल के पहुंच जाएंगे और सब उल्टा उल्टा हो गया है। क्या बताएंगे यार। यमुना एक्सप्रेसवे पे हम आने वाले लग रहा है। ये बहुत ही शॉर्टकट था, लेकिन ये करीब करीब पैच था, आप मान के चलिए 20 किलोमीटर के आसपास का। तो 20 किलोमीटर का बहुत गंदा पैच था, एक गांव के बीच में से निकलते हुए, एकदम पगडंडियों में से, गांव के अंदर की सड़कों में से पतली पतली। बट अनलेस एंड अनटिल कुछ रुकने का बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, हम नहीं रुकेंगे खुद से, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रुकेंगे। अब निकलेंगे तो बस निकलेंगे। अब 2:30 बजे तक हमको आगरा पहुंचना है, आईटीसी मुगल। तो आपसे मुलाकात होगी आईटीसी मुगल में। तब तक बीच के शॉट्स एंजॉय करते रहिए। नहीं, बंद ही रहता है हमेशा, चालू ही नहीं करा। 4 साल से ऐसे ही लगा रखे हैं। हे भगवान, वो भी चलती सी नहीं लग रही है। एक बार देख करके बताता हूँ आपको। ये तो बंद पड़ा है, ये भी बंद है, ये भी बंद ही लग रहा है। भैया ये बंद ही रहते हैं क्या? चार्जर वार्जर कोई आइडिया? हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे के पहले टोल के पास हैं, उससे जस्ट पहले यहाँ पे 2 चार्जर्स मुझे दिखे, अडानी के लगे हैं। लगाया तो है, यहाँ पे जगह भी बनाई है, 2 व्हीलर वाला तो चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ये मुझे चलते नहीं दिख रहे हैं, ये बंद दिख रहे हैं। ये वर्किंग में ही नहीं है। तो देख रहे हैं कहीं पे यहाँ पे आसपास चार्जर हो। एक चार्जर तो मुझे मिला है, मैंने उसका लोकेशन लगाया है मैप में, रास्ते में ही है। तो देखते हैं वर्किंग मिलता है तो उससे थोड़ा सा घर जाने के लिए टॉप अप कर लेंगे, क्योंकि मैं अननेसेसरीली उसको धक्का मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑलरेडी 9% तक मैंने आपको करके दिखा दिया। क्रेटा ईवी से मैंने एक लॉन्ग रेंज टेस्ट किया है, गुड़गांव से लेकर के लखनऊ तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप अब देखने जा रहे हैं उसका पूरी डिटेल्स, पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी कैप्चरिंग जो मैंने की है। कितनी रेंज इस गाड़ी ने निकाली, जो कि है 51.4 किलोवाट आवर का टॉप एंड वेरिएंट है क्रेटा ईवी का। गाड़ी बहुत शानदार है, गाड़ी बहुत अमेजिंग है। अगर एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, अगर मैंने B6 मान लीजिए नहीं लॉन्च हुई होती, नहीं ली होती, पहले आ गई होती, मान लीजिए B6 लॉन्च ही नहीं हुई होती अभी तक, और मेरे को लेनी थी ईवी कार, तो शायद मैं इसको ले लेता, क्योंकि ये आ गई है, मैं इसको चेक कर लेता और मुझे पसंद आती, मैं इसको ले लेता। तो इतनी पसंद आई है गाड़ी। मैंने बहुत सारी ईवी कार्स चलाई हैं, बट ये गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई है। बहुत एस्पेक्ट से उसको हम शेयर करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में। बट अब रेंज टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें कहाँ मैंने चार्ज किया, कितनी बार चार्ज किया, कितने SOC को हमने कंज्यूम किया। और एक टिप मैं सिर्फ देना चाहूँगा, सस्पेंस है, हम एक बहुत मिनिमम SOC पे लखनऊ पहुँचे हैं। कितनी SOC पे हम लखनऊ पहुँचे हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं? तो गैस करिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को भी देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेंज टेस्ट का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल सिर्फ आपके लिए। तो हम लोग अपना रेंज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्रेटा ईवी का, गुड़गांव से लखनऊ तक का। पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा, बट इनिशियल आप लोगों को दिखा देता हूं कि अभी क्या रीडिंग है। 100% चार्ज है, 100% SOC है, और कितनी रीडिंग अभी दिखा रहा है। बाकी पूरी डिटेल हम रास्ते में शेयर करेंगे। और एक 100 की स्पीड के अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि मैं 100 से ऊपर चलाना ठीक नहीं समझता हूँ, मैं इसकी जो बेस्ट रेंज है वो निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के इस रेंज टेस्ट के अंदर कोई ट्रायल नहीं है। इस रेंज टेस्ट के अंदर एक नॉर्मल हम लोग चलेंगे,
आप देख रहे हैं 100% एसओसी है यहाँ पे। 517, 508, 502 ये अपने आप चेंज हो रहा है। 484 किलोमीटर दिखा रहा है और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके मोड के ऊपर। तो अभी एसी चल गया है, एसी चलने की वजह से इतना दिखा रहा है। अगर मैं एसी ऑफ कर दूं तो 550 दिखा रहा है। हम मोड भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये अभी मेरा स्पोर्ट्स की ये 534 दिखा रहा है, नॉर्मल में 550 दिखा रहा है और इको में 567 दिखा रहा है। तो हम लोग इको में ही चलेंगे क्योंकि इको में भी एक बहुत अच्छा इसके अंदर टॉक रहता है। तो 567 विदाउट एसी और विद एसी 499। तो विद एसी लेके चलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है गर्मी का टाइम है, इस समय बिना एसी के काम नहीं चलेगा। तो 499 ये दिखा रहा है और मैं जो ट्रिप मीटर है उसको भी आपके सामने रीसेट करूंगा इसका। ये मैंने रीसेट कर लिया है और आप देख रहे हैं 0 है ट्रिप मीटर। ओडोमीटर रीडिंग है 6643। जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसको भी हम लास्ट में जैसे ही रेंज टेस्ट ओवर होता है हमारा, हम लखनऊ पहुंच जाते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है और इस रेंज टेस्ट को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि क्रेटा ईवी की परफॉर्मेंस चलने में सस्पेंशन वाइज बहुत अच्छी है। ये मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, बट ये लॉन्ग रेंज टेस्ट इसका कैसा रहेगा इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने सुना है कि जितनी रेंज ये दिखाती है उतना रेंज हमें मिलती भी है। तो आइए आज इसका टेस्ट हो जाए। तो क्या तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो निकल रहे हैं अपने क्रेटा ईवी के रेंज टेस्ट के लिए। गुड़गांव में है इस समय पे और गांव से हम जा रहे हैं लखनऊ और सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। बाकी मैं आप लोगों से रीडिंग वगैरह सारी शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने रूट मैप सेट कर लिया है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। यहाँ से दिखा रहा है 473 किलोमीटर्स हमें जाना है। ऑल्दो ये ज़्यादा रहेगा, 473 नहीं रहेगा क्योंकि मेरे को बीच में जो है आगरा में इसको चार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा आगरा में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और मैं आपको दिखा दूं ड्राइव मोड मैं नॉर्मल में चल रहा हूं और मे बी आई डोंट नो, अभी जो स्टार्ट हुआ था उस समय पे तो आप लोगों को रीडिंग मैंने दिखाई थी, बट अभी मैं आपको फिर कंफर्म कर दे रहा हूं। ये देखिए सिंस लास्ट रीसेट आधा किलोमीटर हुआ है मुझे निकले हुए, 429 की रीडिंग दिखा रहा है। और मैं मोड आपको दिखा दे रहा हूँ, मोड जो है इको है। देखिए यहाँ पे इको मोड है। तो यहाँ पे मैप है, आपको दिख रहा होगा कितना हमें जाना है और क्या ये मोड दिखा रहा है। इकोनॉमिकल रूट हमने लिया है, देखते हैं ये कहाँ से लेके जा रहा है। और एक मिनट, तो ये कुछ गलत दिखा रहा था मैपल का ये मैप यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो बिकॉज क्योंकि यहाँ से जो मुझे ठीक ठीक पता है वो 550 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 546 के आसपास। उसके अलावा जो आगरा में घुसना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, आईटीसी मुगल तक हम जांच करेंगे। तो मैंने ऐसा करा है कि मैंने दोबारा से मैप लगाया है और मैंने लगा लिया है आगरा एक्सप्रेस वे। तो दो रूट्स ये दिखा रहा है, इकोनॉमिक और फास्टेस्ट, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। और अब बेसिकली आप देख रहे हैं 251 किलोमीटर ये दिखा रहा है, 1:44 तक पहुंचने का दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हम इससे जल्दी पहुंच पाएंगे। तो
थोड़ा सा रीरूटिंग हो गई है, 254 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ओडोमीटर रीडिंग 6644 है, 1.2 किलोमीटर है। हम दोबारा से आगरा जा कर के इसको अगेन से रीसेट करेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी लखनऊ के लिए उसको सेटअप करेंगे। तो कंटिन्यू रहिए, बीच बीच में अपडेट्स आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। एक और अपडेट मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। आप मेरा ये मीटर देखेंगे तो अभी मैं जब तक यहाँ से निकलता नहीं हूँ एक्सप्रेस वे पे जाता हूँ, मैंने इसमें ऑटो मोड लगाया है। इनफैक्ट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें ऑटो मोड लगा के रखूँ। लेट्स सी, अगर मुझे लगेगा कहीं पे एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रही है हाईवे के ऊपर ऑटो मोड लगाने से ज़्यादा, तो मैं उसको हटा दूंगा और आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो ऑटो मोड क्या है क्रेटा ईवी के अंदर, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जा कर के चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक अभी ऊपर दिख रहा होगा। तब आप एक्चुअली समझ जाएंगे। अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑटो मोड तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट रूट से आ रहे हैं। हम नॉर्मल आपका गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम रश होता है। अगर सुबह अर्ली आप निकल रहे हो ना, तो आप निकल जाओ 8 बजे से पहले तब तो सही है। अगर 8 बजे के बाद निकल रहे होगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को जो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मैपल का मैप यूज़ कर रहा हूँ, जो गाड़ी में है। ये मेरी BE6 में भी है और मुझे लगता है ये बेस्ट है। जो आपका गूगल मैप्स है ना, वो बहुत गड़बड़ है। उसने ना कल मेरे को दिल्ली में, क्योंकि देखिए दिल्ली नोएडा में मतलब ये होता है कि जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनको बहुत एग्जैक्ट रूट्स पता होते हैं, बट कई जगह पे क्रॉस सेक्शन आ जाता है जब आपको ऐसे ऐसे मुड़ना होता है, तो वहाँ पे गूगल मैप कभी सही नहीं बताता। आपने भी कभी ये प्रॉब्लम फेस किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ये जो मैपल का मैप है ना, ये बहुत सटीक रहता है। मैं आपको एक क्लिप इसकी ऐड करूँगा, इमीडिएटली तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे वो पिक्चर में दिखाता है आपको बना करके एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन की ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है ना, और आप कभी मिस नहीं कर पाते। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे आज इसकी ये लगी कि ये जो मेरे को फास्टेस्ट रूट बता रहा था, वो ये बाहर से बताया है इसने मेरे को। सोना रूट से आपका ये इधर कापसखेड़ा बॉर्डर होते हुए जो है, ये पीछे पलवल की साइड से जो रूट है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे वाला, तो उस रूट से इसने मेरे को बताया है कि वहाँ से आप निकलो, क्योंकि वहाँ से आपको फास्ट पड़ेगा। और मैंने वो रूट चूज़ किया है। ऑल्दो मेरे को लखनऊ जाने के लिए इस रूट से थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, मुझे लगभग 2 टोल एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो ये मेरे लखनऊ से गुड़गांव या दिल्ली जो भी कहो आप, एक ही बात है, क्योंकि जो टोल हमारे शुरू होते थे वैसे शुरू होते थे हमारे यमुना एक्सप्रेस वे पे। मैं एक्सप्रेस वे से जाऊँगा तब, बट यहाँ पे 2 टोल मेरे को पहले देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं अलग रूट यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर टाइम कम लगता है और भीड़ में नहीं जाना पड़ता तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। यहाँ आप देखो, मैं 100 की स्पीड अब पकड़ी है। काफ़ी देर मेरे को लग गई वहाँ पे टॉल बनवाने में, क्योंकि टॉल था नहीं। कंपनी से मेरे को गाड़ी मिली है, बिना टॉल के मिली है। टाटा से मेरे को गाड़ी मिलती है, टॉल के साथ मिलती है। एनीवेज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ टॉल बनवाया तो उसमें थोड़ा समय लग गया, बट यहाँ मैं 100 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। आप मेरा ओडोमीटर देख सकते हो। और भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी के आगे ठोकूँगा तो नहीं, कम करनी पड़ेगी तो कम कर लूँगा, लेकिन 100 की मेंटेन करके चलूँगा, ये मैंने सोचा है। और इस हिसाब से चलूँगा, इससे ज़्यादा भी नहीं चलूँगा और कम की भी कोशिश नहीं करूँगा। देखते हैं क्या रेंज आती है। बाकी आपसे पूरी डिटेल्स हम पीछे शेयर कर चुके हैं, कितनी रीडिंग पे चले थे, क्या था। एक और चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आप भी अगर क्रेटा ईवी ओनर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मान लो जब आप जा रहे हो क्रेटा ईवी से, जैसे आज मैंने सुबह देखा था, मैंने स्टार्ट किया ना जैसी वैसी 499 की रेंज दिखा रहा था। मैंने सब आपको अच्छे से दिखाया है विदेशी अलग अलग मोड में। और बस आप समझ लो, बस 5 मिनट मैंने उसके बाद ही 5 मिनट बाद ज़रा सामान सेट करके शुरू किया ट्रिप, और उसमें ही वो कम हो गई थी रीडिंग जो है। वो क्यों कम हुई मुझे नहीं समझ में आया। ये रेगुलर है, ये नहीं है, इसको मैं फाइंड आउट ज़रूर करूँगा। और आप अगर क्रेटा ईवी ओनर हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं एक्चुअली इसको मैंने, ऑल्दो हाईवे पे मैं रीजन मना करता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा रेड लाइट वगैरह है, मुझे लग रहा है यहाँ का कुछ एक सिटी एरिया आ गया।
तो अपने को धीरे करनी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है जब तक एक्सप्रेस वे कैच नहीं करते हैं कोई सा भी, तब तक थोड़ा सा ऑटो मोड पे डाल लिया है मैंने इसको। तो आज मैं कोई और रीजन मोड यूज़ नहीं करूँगा ये, और आपको बता दे रहा हूँ जहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑटो मोड का यूज़ करूँगा या मैं ज़ीरो रीजन करूँगा। अभी आप देख लो मैंने ऑटो मोड पे अभी डाला है, अभी तक नहीं डाला था, अब डाला है ना। और इससे हमको पता चल जाएगा क्या बेनिफिट हमें मिलता है, और एक मेरे को एक्सपीरियंस भी होगा, मैं आपसे शेयर करूँगा। ऑटो मोड ऑल्दो अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑटो मोड में मेरे को 1 2 3 नहीं करना पड़ता, 1 से लेकर 3 तक अपने आप स्विच करता रहता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, पीछे भी मैंने टिप्स में बोला है कि आप हाईवे बिल्कुल जो एक्सप्रेस वे है स्पेशली उसके ऊपर आप रीजन मत रखिए, ज़ीरो रखिए। तो वो मैं फॉलो करने वाला हूँ आज। और अगर आप नेशनल हाईवे से चल रहे हो ना, वहाँ पे आप 1 रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बीच बीच में रुकना पड़ सकता है। और रुकने में ना ब्रेकिंग का यूज़ करने की जगह आप जो है रीजन 2 3 कर दो। और आपकी गाड़ी में अगर ऑटो रीजन है तो बेस्ट है, उसको लगा दो, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ, बस इमीडिएटली जहाँ रोकना है ना वहाँ ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप देख लो ये सिटी एरिया से थोड़ा सा आ गया, बट हाँ फिर भी ये बेटर है बहुत ज़्यादा। नोएडा और दिल्ली का जो रश है वो तो मतलब, आप अगर हो दिल्ली NCR से तो आप बताना मुझे, आप तो जानते ही हो, जो लोग नहीं हैं वहाँ से वो शायद नहीं समझ पाएंगे। वहाँ का रश तो ज़बरदस्त है। मतलब पिछले 2 3 दिन से मैं NCR में था और मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बस आज तो इस बार तो लगा कि यार, पहले मेरे को लगता था दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा सा अच्छा है, गुड बढ़िया है, ठीक है ऑर्गेनाइज तो है मानता हूँ, लेकिन रश एक्सट्रीम है भाई। कोई टाइम ले लो आप, रश ही रश है, कभी रश कम नहीं होता। और बाकी जो मैंने आपको इशू बताया मैप्स वाला, वो यार देखो ये आ गया आपसे बात करते करते, ये देखो इस तरह से ये दिखा रहा है यार, आपको दिखाना चाह रहा था मैं। ये देखो ये आपका मैपल है, अपना इंडिया का है, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ दिखा रहा है मेरे को, क्या गूगल में ऐसे दिखाता है? मुझे बताना है ज़रूर आप जो है, मुझे तो नहीं दिखाता, बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि कहाँ मुड़ना है। यहाँ मुड़ने वाले हैं, और लाइव मुझे क्लिप नहीं ऐड करनी पड़ी आप लोगों के लिए अलग से, ये लाइव ही आ गया है यहाँ पे कि किस तरीके से ये मैपल का जो मैप है एक बहुत बढ़िया तरीके से ना प्रेजेंट करता है, और इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते। अभी कल मैं गया था, कल तो शायद सही गया मैं, क्योंकि कल मैपल का यूज़ किया था मैंने। अभी परसों, राइट हाँ, परसों मेरे को नोएडा जाना था, और बेसिकली जाना था आपका नरेला। एक ही दिन में मैं गुड़गांव से नरेला, फिर नोएडा गया, फिर वापस आया। वहाँ पे 2 बार नोएडा जाने में मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि 2 बार जो है ये गड़बड़ हुई रास्ते में, और मेरे को लंबा रूट लेके, और बीच में रश लगा था, और उसको करके बहुत एक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि गूगल का तो मैं अब कम से कम यूज़ करने वाला हूँ। और वैसे भी मेरी अपनी BE6 में भी मैपल का मैप है, तो बेस्ट है। और गूगल का आप यूज़ करो अपने सिटी के अंदर अंदर, जहाँ आपको लगभग रास्ते थोड़े बहुत आइडिया है। जहाँ बहुत ज़्यादा शार्प कट्स और वो हैं, बाहर जा कर के तो बिल्कुल ना करना, कोई सेंस नहीं बनता उसका, क्योंकि वो ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाता, और दूसरा उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा डिलेड है। कहीं ना कहीं मुझे ये रीज़न लगता है, इस वजह से आप गलत जगह चढ़ जाओगे, बाद में बताएगा कि ये गलत जगह चढ़ गए, तो फिर क्या ही करोगे आप, वापस तो आ नहीं सकते हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप बैक टर्न ले लो, स्पेशली दिल्ली NCR में तो इम्पॉसिबल है। और कहीं आप ले भी सकते हो, ऑल्दो रूल्स के अगेंस्ट है, लेना नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा ऐसे करे कोई। इसीलिए बेटर यही है कि हम बेटर मैप यूज़ करें, अपना इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ करें, अपने इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, इतना प्रमोट करें उसको कि इंडिया में इतना पॉपुलर हो जाए और जगह के कंट्रीज भी उसको यूज़ करने लगे गूगल के मुकाबले। एक्सप्रेसवे मतलब 62 किलोमीटर ऐसे इजी से चलना पड़ेगा। हाँ, हम लोग एक्सप्रेस वे पे गए हैं, और क्या बताएं यार, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों का। हाँ, हम और अभी आप लोगों ने अगर मेरी एक और मेरा वीडियो पीछे आ चुका है, जो मेरा वीडियो मैंने पंच के साथ किया है, लखनऊ से गुड़गांव जब मैं आया था मैं पंच से आया था, पंच EV से, और लौट रहा हूँ क्रेटा EV से। तो ये सब मीडिया व्हीकल है दोस्तों, मैं बता दूं यार, बहुत से लोग बोलते हैं कि कितनी गाड़ियाँ खरीद लेते हो, इतनी गाड़ी नहीं खरीदता भाई। खरीद भी सकता हूँ तो बेवकूफ़ी है, ये ऐसी कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए, समझदारी वाली एक्ट नहीं होती। अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, और अपने पैसे को, आपके पास एक्सेस हो रहा है ना, तो कोई अच्छी चीज़ों में लगाओ, ठीक है, सोसाइटी के लिए लगाओ, जिस चीज़ का हम एक्चुअली मिसिंग कर देते हैं। हम सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस है, बट सेकंड प्रेफरेंस में कम से कम सोसाइटी को लेके चलो, क्योंकि अल्टीमेटली ना वही चीज़ आगे, अगर आप बिलीव करते हो ना, आपकी अपनी जो सोल जर्नी है ना उसको इम्पैक्ट करती है। मैं तो बिलीव करता हूँ, मैं तो भाई स्पिरिचुअल आदमी हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को बहुत बिलीव करता हूँ, और मानता हूँ आत्मा होती है, नेक्स्ट जन्म भी होता है। तो भाई अपना इस जन्म में अच्छा काम करें, जिससे
आगे फ्यूचर में चल के ये ना दिखे कि यार क्यों दुख भोग रहे हैं, क्या किया था क्या नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो होता है जो होता है ना, वो अपना पीछे के काम होते हैं जो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चलो एनीवेज, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, इस पर बात कभी और की जाएगी। लेकिन अच्छा करो यार, कुछ लेके तो जाना नहीं है कुछ अपने साथ में, सब छोड़ के ही जाना है। अपने फैमिली के लिए भरपूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पास एक्सेस है, उसको वेस्ट करने की जगह कुछ अच्छा काम करो, ठीक है। तो बस यही कहना है यार मेरा, बाकी आप खुद समझदार हो, मैं और क्या बोलूँ आपको। तो हम लोग निकल गए हैं और यही अभी सिटी एरिया से आया है, थोड़ा सा स्पीड तेज करके निकाल लूँ। ये स्कॉर्पियो एन निकल रही थी अभी पीछे, लेकिन इन लोगों से कभी निकाल लो ना यार, बुरा मत मानना अगर कोई स्कॉर्पियो एन ओनर देख रहा हो तो यार, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट मैंने ये चीज़ देखी है। और क्रेटा वाले भी प्लीज़ बुरा मत मानना भाइयों, आपको लिए नहीं है, ये जो कर रहा है वो खुद समझ जाएगा, वो करता है। बड़ा कंपटीशन सा है दिल्ली में। मैं जब भी मैं ये क्रेटा लेके निकल रहा हूँ या पंच भी लेके निकला हूँ, कोई सी भी गाड़ी हो ना, आप अगर क्रेटा को क्रॉस कर लो, स्कॉर्पियो एन को क्रॉस कर लो, थार रॉक्स को कॉल कर लो, तो वो फिर वो समझने लगते हैं कि भाई रेस लगा रहा है। तो वो उसके बाद वो फिर होड़ में निकल जाते हैं आगे निकलने की। तो बट मेरा कोई इरादा नहीं है किसी से रेस करने का, ठीक है। मेरे को बाय रूल्स और शांति से चलने में मज़ा आता है। और मुझे जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, तो भी मैं लिमिट्स में चलता हूं। और उसको और कोई रेस लगाना समझता है तो उसकी गलती है, मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। मैं तो निकलने देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, निकल जाओ जगह है तो, लेकिन सेफली निकलो यार, दूसरे को मार ठोक के तो मत निकलो, बस इतना कहना है मेरा। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन थी, कई दिन से सोच रहा था, 3-4 दिन से दिल्ली में क्रेटा को स्पेशली देख रहा था ऐसा करते हुए। कोई हो क्रेटा, हर क्रेटा वाले ऐसी तरह उनको होड़ सी लग जाती है एकदम, अगर आप आगे निकल जाओ ना, कुछ इज्जत कम सी हो जाती है। होना नहीं चाहिए यार, काहे कि इतनी ईगो लेके चलनी है अपने को। चलो कोई बात नहीं यार, फिर अगेन बोल रहा हूँ, अगर कुछ लगा हो मैंने गलत बोल दिया तो बुरा मत मानना, है ना। तो उसको इग्नोर करना मेरी बात को। चलो भाई ओके, अपडेट देता हूँ और आगे आप लोगों को। टेस्ट करूँगा रास्ते में स्पेसिफिक किसी चीज़ से, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, मतलब एकदम 100 की स्पीड पे लेके सामने टक्कर थोड़ा मारना है मेरे को, ठीक है। तो आपकी स्पीड चल रही थी, अब जब आपसे बात कर रहा हूँ, ले रहे हैं, उस स्क्रीन उस समय कम हो गई, तो अब आपको जो समझना है आप वो समझो। एवरेज स्पीड 100 की बनाने के लिए कम से कम आपको अच्छा खासा स्पीड होनी चाहिए, तब एवरेज स्पीड 100 की बनती है। इसमें एवरेज स्पीड नहीं दिखाता। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैं पीछे से जा रहा हूँ, एक नया रूट ट्राई करते हैं जिस पे भीड़ नहीं थी बेसिकली, एक्चुअली नहीं थी रियली। तो ये रूट मैंने पकड़ा, बट इस रूट पे बीच में एक जो फ्लाईओवर था जो कनेक्ट करता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे से, वो उस पर काम चल रहा था। अब ये सब चीज़ें जो हैं मैप्स में अपडेटेड नहीं होती, मुझे लगता है इसका कुछ रियल टाइम सेटेलाइट सिस्टम बनना चाहिए जो कि उसको अपडेट को ले इस तरह की चीज़। आई डोंट नो आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे बताइए। वहाँ से मैंने वापस लिया है, मेरे को नई रूट मिल रहा था और मैप भी बार बार वही रूट दिखा रहा था, ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा रहा था। तो फिर मैंने किसी से हेल्प ली, बात की मैंने यहाँ पलवल में, और बढ़िया व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है हमें बता दिया। तो एक फ्लाईओवर के नीचे से निकले हैं, अब एक फ्लाईओवर चढ़ेगा, उससे उतरेंगे, तो फिर हम लेफ़्ट मुड़ के जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, और वो फिर हमें ले जाएगा सीधा, कनेक्ट कर देगा सीधा हमारे यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो एक छोटी सी अपडेट थी मैं आपसे देना चाहता था, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि रास्ते में अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ हर्डल्स आती हैं, वो हर्डल्स अगर मैं आपसे शेयर करूँगा तो फिर आप भी समझ पाएंगे कि कैसे उसको टैकल करना है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ गया उसकी वजह से, बट एनीवेज मैं कोशिश करूँगा जो 2 बजे का समथिंग दिखा रहा था आगरा पहुंचने का, वो हम पहुंचेंगे। उसको कैसे पहुंचेंगे लेट्स सी, और कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए, और हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को जो भी रास्ते में पड़ेंगी,
और आपको मैं एग्जैक्ट पोजीशन दिखाऊंगा। अभी आप अगर मेरा देखेंगे, ऑल्दो यहाँ पे सिटी से निकल रहा हूँ, तब भी आप देखेंगे मेरी स्पीड 80 के आसपास है, 80-83 के आसपास है। और इको मोड पे मैं चल रहा हूँ और 7.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है आपको दिख रहा होगा। इसको हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जब चले थे थोड़ा बहुत आगे टाइम तक जो है 8.2 के आसपास आ रहा था, अब 7.1 आ रहा है। तो मे भी थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ थी, थोड़ा इधर उधर हुआ, उसके चक्कर में रिड्यूस हो गया है। एनीवेज हम उसको वापस से कनेक्ट कर लेंगे। अब आप देखिए सामने यहाँ पे साइन बोर्ड दिखा रहा है हम लोगों को, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इधर जाने को बोल रहा है कुंडली, आपका आगे मानेसर सीधा चला जाएगा। शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, गाज़ियाबाद, बस यही हमें पकड़ना है। और आगे हम जाएंगे तो मानेसर चला जाएगा, मानेसर और आगरा चला जाएगा, तो वो अंदर वाला रूट है। ये हम पकड़ना है एक्सप्रेस वे, क्योंकि सिटी के अंदर से जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक बार ट्राई करते हैं इसका नेविगेशन क्या बोलता है। ये सही हो गया है, दिखा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर्स। मैं डिफरेंट रूट लेना नहीं चाह रहा था, बट मुझे भीड़ का था, दिल्ली में भीड़ ज़्यादा थी, बट मुझे लग रहा है यहाँ मुझे और ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी, क्योंकि टोल कॉस्ट ज़्यादा है। ऑल्दो बस एक ही बेनिफिट है कि यहाँ भीड़ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स सी। 1:44 पे यमुना एक्सप्रेस वे दिखा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा लेट हो जाएगा आगरा पहुँचते, बट कोशिश रहेगी मैं डिस्टेंस को और टाइम को रिड्यूस करूँ। तो जो अपडेट है आपको देते रहेंगे। अभी ना आगे एक टोल आने वाला है, जो कि इस एक्सप्रेस वे का टोल है। अभी रियल में 12 बजा है, 1:45 दिखा रहा है, बट 1:45 हम नहीं करेंगे। हम 62 किलोमीटर है ना, हम इसको किसी भी हाल में 1 बजे तक पहुंचेंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट अपडेट होता है। सामने आप देखिए टोल आ गया है। तो फास्टैग मेरा रेडी है टोल से फटाफट निकलने के लिए, बिना किसी डिले के। टोल में कुछ दिक्कत लग रही है, ये भाई साहब जो है कहीं गाड़ी को टच तो नहीं करना है। पानी पीने के लिए भी मैंने कम नहीं किया है इसको। आपके सामने पानी पिया है, ऑब्वियसली बाहर बहुत गर्मी है।
एसी के चलने के बाद भी। तो करते हैं, अभी हमारा चैलेंज है 1:42 दिखा रहा है ये, ठीक है। 58 किलोमीटर है, मैं इसको 1 बजे से पहले बीट करूँगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, ये 100 की एवरेज मेंटेन करूँगा। देखते हैं 100 की एवरेज से कैसे नहीं पहुँचता है, नीचे आने नहीं दूंगा 100 से इसको। तो फिर मिलते हैं। अभी टाइम देख लीजिए, रीडिंग देख लीजिए, 6714 है। यहाँ पे जो है 57 किलोमीटर है, 6714 रीडिंग है मेरी। 57 किलोमीटर है, 1:42 दिखा रहा है। 1 बजे से पहले आपको अपडेट दूंगा ये कि ख़त्म हो गया है ये। चलिए, ओके। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, नोएडा और दिल्ली की भीड़ से बचने के लिए ये मैपल्स ने मेरे को दिखाया कि आप इधर पीछे से निकलो सोना रोड की तरफ से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया फ्लाईओवर था, बड़ा स्पीड से चल रहे थे। आगे जा कर के पलवल में एक फ्लाईओवर बंद हो गया, अब वो बंद होने की वजह से डाइवर्जन करना पड़ा। थोड़ा बहुत देर तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से निकले, ठीक था। उसके आगे का ये हाल है, पिछले 1 घंटे से इसी पे चल रहे हैं। देख लो, ऐसी रोड है, क्योंकि वो फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन था। डाइवर्जन से जहाँ जाना है वो रूट इस तरह का है। तो क्या बताएं, सोच रहे थे अच्छे से स्पीड से निकल के पहुँच जाएंगे और सब उल्टा हो गया है। क्या बताएंगे यार। तो है अनसर्टेनिटीज़, हाँ, बट एक बात क्लियर करूँगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रेंज अच्छी आ रही है, बढ़िया चल रहा है सब। बस रोड ही ख़राब है और बस निकल रहे हैं किसी तरह से इससे। रोड ख़राब है जो टाइम भी ख़राब कर रहा है। तो दिखा रहा है अभी 3 बजे तक आगरा पहुँचने का। मैंने एक्चुअली आप लोगों को कहा था कि 1 बजे तक हम इसी रास्ते से पहुँचेंगे, लेकिन मैंने फिर आगरा का रीसेट कर लिया पूरा चार्जिंग स्टेशन का। जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो मुझे लगा अब देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। ये हमें अब यमुना एक्सप्रेसवे निकालता है कि नहीं निकालता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी ये बहुत ही ख़राब उस पर चल रहे हैं, बट मुझे आगे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे? थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे पे हम आने वाले लग रहा है। ये बहुत ही शॉर्टकट था, लेकिन ये करीब पैच था, आप मान के चलिए 20 किलोमीटर के आसपास का। तो 20 किलोमीटर का बहुत गंदा पैच था, एक गांव के बीच में से निकलते हुए, एकदम पगडंडियों में से, गांव के अंदर की सड़कों में से पतली पतली। बट ईवी कहीं रुकी ही नहीं, कहीं थकी नहीं, आराम से निकल रही है ना। और एक्सप्रेसवे चढ़ने वाले लग रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये जेवर है बेसिकली एरिया, ये जेवर के अंडर ये गांव आता है। तो यहाँ इससे अंडरपास से निकल के हम यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं फाइनली। 20 किलोमीटर में हम लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ फंस गए, ऐसे ही चलेंगे आगरा तक, लेकिन
अब मुझे लग रहा है हम राइट डायरेक्शन में आ गए हैं और हम लोग एक्सप्रेसवे कैच कर गए हैं। लिखा तो दिखा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। आई होप सब सही होगा। आगे ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा एडवेंचर मिला तो आपको बताएंगे। ये ट्रिप भी एडवेंचरस हो गया। पिछली बार वाला तो ज़्यादा एडवेंचरस था। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पंच ईवी के साथ लखनऊ टू गुड़गांव आपको मिल जाएगा मेरे यहाँ। उसमें ट्रिप्स वाला जो एक पूरा बना रखा है मैंने, ट्रिप्स वाले पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो प्लेलिस्ट चार्जिंग वाली है उसके अंदर भी मिल जाएगा। बाकी मैं ऊपर भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। वो तो बहुत ही एडवेंचरस है। मेरे आज तक की लाइफ की सबसे एडवेंचरस ट्रिप है। यहाँ मैं यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ गया हूँ और अब आपको स्पीड जो है मैं 100 से कम नहीं करूँगा। वहाँ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तब भी 50-60 तक चला रहा था मैं, कोशिश करके बीच बीच में। तो आगे गाड़ी चल रही, पीछे गाड़ी चल रही है, कहाँ जाएगा इंसान। अब यहाँ मेरे हाथ में है, चौड़ी रोड है, ओवरटेकिंग आराम से पॉसिबल है। और हम लोग चल दिए हैं आगरा की तरफ। 3:02 दिखा रहा है। देखते हैं अब ये चैलेंज है, मैं इससे कितनी जल्दी पहुँचा पाऊँगा आगरा। लेट्स सी। और बजा है 1-2 घंटे दिखा रहा है। 154 किलोमीटर के 100 की मिनिमम एवरेज निकालेंगे और 1.5 घंटे में पहुँचेंगे यहाँ से। अनलेस एंड अनटिल कुछ रुकने का बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। हम नहीं रुकेंगे खुद से, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रुकेंगे। अब निकलेंगे तो बस निकलेंगे। अब 2:30 बजे तक हमको आगरा पहुंचना है, आईटीसी मुगल। तो आपसे मुलाकात होगी आईटीसी मुगल में। तब तक बीच के शॉट्स एंजॉय करते रहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एडास पे इसको चलाया जाए। रास्ते में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं एडास कैसा वर्क करता है क्रेटा ईवी का। तो आप देख रहे हैं मैंने 100 पे फिक्स किया हुआ है। और इस समय अगर मैं थोड़ा सा, नहीं ये मोड नहीं, मोड चेंज करता हूँ इसका, यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए 101 पे चल रहा है। 101 पे मैंने एडास फिक्स किया हुआ है और सही चल रही है गाड़ी। अब सामने आपको एक गाड़ी दिख रही है। तो अभी जैसे ही गाड़ी सामने आई, ये देखिए मैप में फिर से ये दिखा रहा है इस तरह से। ये एक बार दूसरी बार दिखा रहा हूँ मैपल में जो ये दिखाता है। थोड़ी थोड़ी कमियाँ सब में हैं, लेकिन मैपल में ये जो चीज़ दी है ये बहुत अच्छी है। और सारे मैप्स अपनी तरफ सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि इनको मैप्स को जो है थोड़ा सैटेलाइट से लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से चलना चाहिए रूट के मामले में। अगर कहीं रूट रुका हुआ है तो वो पहले से डाइवर्जन दे दें, इंस्टेड कि इंसान फंसे, जैसे आज हम फिर से फंसे जा करके। वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। यहाँ 101 पे आप देख रहे हैं एडास फिक्स्ड है। और तो मुझे दिख रहा है लोग गाड़ियाँ और ज़्यादा तेज़ निकल रही हैं। इस हाईवे पे जो स्पीड है मैक्स स्पीड वो 100 ही है। तो मैं रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगा। आई होप पीछे आगे और कोई गाड़ी मिल जाएगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ उसके बारे में। तो देखिए आपको दिख रहा है क्रूज़ 101 पे है। मैं कहीं पे भी कुछ टच नहीं, नीचे मेरे लेग्स जो हैं दूर हैं बिल्कुल जो है। और ये सामने गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पे। तो ये 80 पे इसको फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से कम होती जा रही है जैसे उसकी चेंज हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं राइट लेन में ले करके और
बढ़ो। आप देखिए स्पीड बढ़ रही है, ऑडोमीटर की तरफ देखते रहिए, स्पीड बढ़ रही है जब तक ये, अब सामने मेरे एक और गाड़ी चल रही है, अभी इसकी स्पीड को मैच कर लेगी ये अप टू मैक्सिमम जो मैंने रखी है, बट मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ जिससे अगेन उसकी स्पीड से हमारी स्पीड के ऊपर कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं अप टू 110। ये क्रूज पे अच्छा चल रही है गाड़ी और अडप्टिव भी इसका बहुत अच्छा है। अभी हमें पता चलेगा, एक इंस्टेंस और दिखाता हूँ आपको। अभी जो हमारी स्पीड है उसके हिसाब से आई होप आगे जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड इतनी नहीं है। और ये देखिए, इनको ये लगा कि मैं इनसे रेस लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये एक लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने पीछे बताया था। और ये सबके साथ है, जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना मोस्टली, जैसे अभी XUV700 थी, मैंने थार रॉक्स का देखा है, स्कॉर्पियन का देखा है, क्रेटा का तो मैंने हर एक का देखा है, बाकियों का किसी का पूरा सबका नाम ही देखा हो, क्रेटा का मैंने हर एक का देखा है। इस लेन में ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए गाड़ी सामने जा रही है, कौन सी है, सिट्रॉन है आई थिंक, हाँ सिट्रॉन है। और देखिए ये 120 से हमारा 102 हो गया, 121 हमारा क्रूज़ है, यहाँ पे दिख रहा है 121, और 101 उसकी स्पीड है, उसके हिसाब से हमने मैच कर लिया है। और ये उसकी और कम है, 98 के करीब है ना। अब हम अपनी राइट लेन में ले रहे हैं और आपको दिखाऊंगा स्पीड बढ़ते हुए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एकदम मेरे को कहीं से नहीं लग रहा इसका क्रूज़ और एडेप्टिव क्रूज़ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल मेरी B6 को मैच कर रहा है, टक्कर दे रहा है, कहीं से कोई कमी नहीं लग रही। बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी है, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है और क्रूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बस यही आपसे शेयर करना था। एक अपडेट और शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइएगा इस बारे में, मतलब आपकी क्या राय है। देखिए मैं अभी पीछे भी गया था, एक मैंने रूट किया था और मैं बहुत बार ट्रैवल करता रहता हूँ EV को लेके अक्सर। तो जब हमें EV चार्जिंग करनी होती है स्पेशली हाईवे पे, तो उस केस में क्या होता है कि जो EV चार्जर्स होते हैं पेट्रोल पंप पे या फिर कोई रेस्टोरेंट में, वो मेन हाईवे से अंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर हाईवे में लेन में लेना पड़ता है, इनर लेन में ले करके आपको घुसना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है, और जाके ये पता चलता है कि चार्जर ख़राब है, चार्जर लगा हुआ नहीं है, या चार्जर लाइट नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। तो वो इतना टाइम आपका किल हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे आपकी ओवरऑल जर्नी का टाइम भी बढ़ जाता है। ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसी जिस जगह पे भी EV चार्जिंग स्टेशन लगाया वहाँ थोड़ा सा एक ऊंचा पोल साइन बोर्ड लगा के, थोड़ा सा इस तरह का जो कि मेन रोड की तरफ को साइन बोर्ड लगा हुआ हो, और वो साइन बोर्ड बताए कि पहले तो यहाँ EV चार्जिंग स्टेशन है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, उसमें अगर पॉसिबल, जो कि आई थिंक है, क्योंकि एक वायर ही तो खाली लेके जानी है, वायर से एक LED इंडिकेटर टाइप का दिखे, थोड़ा सा विजिबल प्रॉपर, मतलब वो थोड़ा सा चमकेगा तो दिन में भी दिखेगा, जिसमें रेड और ग्रीन लाइट हो। रेड मतलब कि आपकी गाड़ी जो है ये वर्किंग नहीं है, और ग्रीन मतलब वो वर्किंग है, एम्प्टी है। और अगर येलो भी लगा दें तो अच्छा है, येलो का मतलब ये हो जाएगा कि कोई गाड़ी ऑलरेडी लगी है। तो अगला बंदा डिसाइड कर सकता है कि यार ग्रीन है या येलो है, तो जा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि येलो होगा तो अगला बंदा कंप्लीट होने वाला होगा। वो मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना कि मतलब वर्किंग तो है एटलीस्ट, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी है, आपको लग रहा है आगे कर लेंगे, चार्ज है और येलो दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे के लिए, आप निकल जाइए। रेड है तो घुसने का ही मतलब नहीं है, ग्रीन है तो डेफिनेटली आप जाएँ और उसको लगाएं अपने चार्जिंग में। और वो जो सिग्नल दिखे ना, वो उस चार्जर के अंदर कितने किलोवाट का चार्जर है वो लिखा हुआ हो, राउंड वगैरह या सर्कल या लाइट बनने की जगह, जैसे 60 किलोवाट का चार्जर है तो 60 लिखा हुआ हो, 120 किलोवाट का चार्जर है 120 लिखा हुआ हो, सारी इन्फॉर्मेशन उससे ऑटोमेटिक कन्वे होगी। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ये मेरा आइडिया। और अगर आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे इस बारे में, आप चाहें ना तो इतनी मेरी जो क्लिप है ना, इस क्लिप का आप थोड़ा सा पार्ट काट के अपने चैनल या कुछ है उस पर डाल सकते हो। सिंपल, मैं उस चीज़ को, अगर कहीं कुछ होगा दिक्कत आएगी, छोटी सी क्लिप है, इतनी क्लिप के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉपीराइट की, आप उसको डाल सकते हो।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ये पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली बहुत मदद होगी जो लोग हाईवे पे जा रहे हैं, बहुत टाइम बच जाएगा और क्लैरिटी रहेगी कि चार्जर वर्किंग है कि नहीं। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कई बार, मैंने ऐप में चेक किया चार्जर चल रहा है, मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो ख़राब हो गया। एटलीस्ट जब मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, आसपास हूँ, तो मेरे को एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो मेरी किस्मत है, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है एक बस पॉसिबल ऑप्शन है। आपको क्या लगता है? आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी ये बात तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएँ तो हम लोग जो ईवी यूज़ कर रहे हैं, ये ईवी का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ठीक ठाक स्पीड पे देखिए मैं चल रहा हूँ, यहाँ आप देख लीजिए मैं कम स्पीड पे नहीं चल रहा किसी भी हाल में, है ना। और अभी भी 6.4 की एसओसी आ रही है 120 के आसपास पे भी चल के। और तो मुझे लगता है यहाँ 120 अलाउड नहीं है, तो मैंने थोड़ा 119 के आसपास कर लिया। और आप देख रहे हैं लगातार मैं चल रहा हूँ इतनी स्पीड पे और 3:06 अभी भी दिखा रहा है, 121 किलोमीटर है। लेकिन हम इसी स्पीड पे एवरेज मेंटेन करके हम इसको 2:30 बजे तक लेके आएंगे। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है, देखते हैं, देखते रहिए ये पूरा होता है नहीं होता है। और उम्मीद है पूरा हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ 120 किलोमीटर जाना है, 100 से ऊपर की एवरेज निकाल रहा हूँ। तो अभी बज रहा है 1:30, तो 2:30 बजे तक तो हो ही जाना चाहिए 1 घंटे में। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारा दूसरा टॉल आ गया है, यमुना एक्सप्रेसवे, यानी जो नोएडा का एक्सप्रेसवे है, आगरा की तरफ जा रहे हैं। और मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं, 6.5 की हमारी किलोमीटर किलोवाट आवर आ रही है और 182 किलोमीटर्स आप टॉल से निकल जाए। 182 किलोमीटर आप देखिए हम चल चुके हैं, 181 और अभी दिखा रहा है। और स्पीड आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर क्रूज़ में 110, तो 100 की ही मैच कर रहा हूँ मैं। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हम लोगों को, लेकिन अब आप देखोगे तो स्पीड हमारी वापस से क्रूज़ सेट, और क्रूज़ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक रेस्टो होता है हर एक्सप्रेसवे के बाहर। इस वाले रेस्टो पे क्या लग रहा है चार्जिंग स्टेशन कुछ है? लग नहीं रहा है, इसमें भी कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। स्पीड अगेन 110 की कर दी है मैंने। हमारे को चार्जिंग के लिए पहुंचना है और उसके लिए 86 किलोमीटर्स बचे हैं। 3 बजे अभी भी दिखा रहा है पहुंचने का, तो कोशिश तो है मेरी कि जल्दी पहुंच जाएं। लेट्स सी 86 किलोमीटर हम कितने टाइम में कवर करते हैं। 2 बजने वाले हैं, मैं आधे घंटे में तो 86 नहीं कवर कर सकता, लेकिन हाँ देखते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, 3 से काफ़ी पहले पहुंच जाएंगे। तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे दूसरे टॉल के बाद एक रेस्टो पड़ता है और वहाँ पे ये ई चार्ज का इंडियन ऑयल पे चार्जर है और ये एक्सिकॉम का है। आपको मैं दिखाऊं इसके बारे में। भैया ये चार्जर चलता है? अच्छा, ये चलता है भैया? नहीं, बंद ही रहता है हमेशा, चालू ही नहीं करा। 4 साल से ऐसे ही लगा रखे हैं। ए भगवान, इधर उधर दौड़ता रहता है। ओ, घूम रहा है, घूमने वाला चार्जिंग स्टेशन। पीछे लगे हैं, वो चलते हैं। अच्छा, पीछे भी लगे हैं, यहाँ बगल से निकल के। तो आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, यही तो दिक्कत है, लग गए हैं। कमेंट करिए और कमेंट करिए जिससे कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे। इंडियन ऑयल का ये पंप है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बीकानेर वाला है। यहाँ देखिए जेपी इंफ्राटेक LTD 107। तो
तो अब इससे अधिक क्या बता सकता हूँ। कोई देख रहा है तो भैया देखिए क्या है, पेट्रोल पंप दौड़ क्यों रहा है इधर से। चार्जिंग स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन चलना चाहिए, ना कि चार्जिंग स्टेशन इधर उधर होना चाहिए। यहाँ ये पिज़्ज़ा हट का और ये कोर्ट भी है यहीं पे जहाँ मैंने आपको दिखाया था इंडियन ऑयल के पंप के पीछे भी मेरे को किसी ने बताया चार्जर लगे हैं टाटा के। आप ये देखिए नए लगे हैं बिल्कुल, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है ये वाला तो चल नहीं रहा लग रहा है मुझको, वो भी नहीं चल रहा, ऑफ दिख रहा है। और ये तीसरा वाला मुझे लग रहा है पता नहीं पुराना सा लग रहा है थोड़ा। एक वहाँ कोने में रखी हुई है चार्जिंग गन, वो भी चलती सी नहीं लग रही है। एक बार देख करके बताता हूँ आपको। ये तो बंद पड़ा है, ये भी बंद है, ये भी बंद ही लग रहा है। भैया ये बंद ही रहते हैं क्या चार्जर वार्जर, कोई आइडिया? ये चार्जर कभी चलते नहीं, चालू नहीं है? आप आते रहते होगे ना? तो भैया महीना पल लेते तो होता है। अच्छा अच्छा, नहीं आपका नहीं है। यहाँ गाड़ी लगी देखी है कभी? गाड़ी लगी देखी है कभी चार्जिंग को? तो पता नहीं है इनको, बट मुझे ये ऑफ दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ऑफ है। ये स्थिति है भाई साहब, चार्जर बहुत लगे हुए हैं लेकिन इस तरह से ऑफ है तो क्या ही कोई करेगा। बस यही स्टेटस आपको देना चाह रहा था। कोशिश करता हूँ रास्ते में जहाँ हो सकता है वहाँ आपको स्टेटस दे दूँ। बाकी आप लोग भी अपडेट करिए, आप लोग जाते हैं ट्रिप पे, अपडेट करिए, सबकी हेल्प होगी उससे। बस यही कहना चाहता हूँ। हम लोग मिलजुल करके इस चीज़ को कोशिश करेंगे तो क्या इम्प्रूव नहीं होता, कोशिश करेंगे तो सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। और बस वही चाह रहा हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए, मिलजुल के चीज़ को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आखिरी टोल प्लाज़ा है यमुना एक्सप्रेसवे का, हम लोग इससे बाहर निकल रहे हैं और बस आगरा एंट्री करने वाले हैं। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी। और बाकी क्या कॉस्ट है हर टोल प्लाज़ा पे वो मैंने आप लोगों को बताई है। एक दूसरा मेरा वीडियो है जिसने पंच से जो है गुड़गांव ट्रैवल किया था, वहाँ मैंने सारे टोल प्लाज़ा पे इनफैक्ट पूछ करके जो है कॉस्ट बताई है आप लोगों के लिए सिर्फ, तो उसको चेक कर लीजिएगा। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे का उसमें पूरा बताया गया है। आगरा वाले की कॉस्ट मैं आज इस वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, तो कनेक्टेड रहिए। यही बताना था कि टोल प्लाज़ा में हम घुसे हैं और ओके हो गया, निकल गए। तो एज डिसाइडेड है, स्केड्यूल पे चल रहा है सब कुछ। काफ़ी सारी हर्डल्स आई, बट हर्डल्स के बिना जर्नी का मज़ा भी नहीं है, क्या कहते हैं आप? तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या रहता है। आई होप सब कुछ बढ़िया रहेगा। आगे जाके आईटीसी में चार्ज कराएंगे और अपना निकल जाएंगे। और बस एक चीज़ मैंने सीख ली है इस पूरे इंसिडेंट से कि आप लोगों को या किसी को भी, हम लोगों को अगर स्मूथ जर्नी करनी है तो कोशिश करना चाहिए नॉन वे से निकलो। जैसे आज हमने नया वे ट्राई किया, पिछली जर्नी में भी हमने एक साइड से नया वे ट्राई किया। नया नहीं कह सकता, पहले निकले हैं, लेकिन अगर आप कुछ साल बाद जा रहे हैं उस वे से तो वो नया ही कहलाता है। आज वाला तो नया ही था, मैंने सुना बहुत था इसके बारे में, लेकिन अब सुन के समझ में आ गया कि फ़ायदा नहीं है। अच्छा है, अच्छी रोड से निकली है, थोड़ी भीड़ से ही। नोएडा और दिल्ली से निकलते तो होपफुली शायद हम आगरा से अब निकल गए होते चार्ज करके। तो एनीवेज 1 घंटा का कुछ डिले हो गया। चलिए और देता हूँ आपको अपडेट। अब सीधा पहुँच के आगरा चार्जिंग स्टेशन पे। देखिए अगेन यहाँ पे मैप का मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए आपको अपडेट इस तरह से आता है। मैपल का मैप बहुत अच्छा दिखा रहा है, बट यहाँ एक ग्लिच थोड़ा मैपल ने भी कर दिया। और उसमें तो खैर मैं डिसाइड कर सकता था कि मेरे को नहीं लेना है वो रूट जो उसने बताया है, मैं नोएडा वाला ले सकता था, तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाता। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं मैपल क्या कर रहा है। मैपल ने बता दिया हमें सोना वाला रूट, उसे अच्छा लगा, आई डोंट नो कैसे। बट वहाँ चैलेंजेस जो थे वो इसीलिए क्योंकि इसमें अपडेशंस नहीं होती इनके में रियल टाइम पे वहाँ पे कुछ काम शुरू हो गया। मेरे को नहीं लग रहा आज ही काम शुरू हुआ है, कई दिन से काम शुरू हुआ है, लेकिन
यहाँ अपडेशन ही नहीं है उनके पास कि काम शुरू हो गया, और नहीं बताना चाहिए था वहाँ का रूट। तो ये एक जजमेंट है, इसी को कहते हैं ट्रिप प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर ट्रिप प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ट्रिप प्लानिंग करने के लिए आप पिक माई ईवी का ट्रिप प्लानर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली ईवीज़ के लिए बना हुआ है। चार्जर लोकेटर भी यूज़ करिए, और भी बहुत कुछ आ रहा है पिक माई ईवी में। तो कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपकी सोच से भी परे पिक माई ईवी में हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, और जल्दी ही उसको हम लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलते मिलते हैं अब आगे आगरा पे मैं आपको बताता हूँ। और आज क्रेटा को भी हम चार्ज करेंगे 120 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से। 120 है, 60 उसमें 2 चार्जर्स हैं। और ये देखते हैं कि कितना ये एक्चुअली सपोर्ट करता है। अगर हमें दूसरी वाली गन खाली मिली तो ज़्यादा इसको एनर्जी मिल जाएगी। और इसके डिस्प्ले में कैसे दिखाते हैं उसको सब आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। और बाकी और जितनी भी रीडिंग्स हैं, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं क्रेटा से हम कर सकते हैं, अगले कुछ दिनों में हम करेंगे और सब कुछ आपसे शेयर करें। तो मिलते हैं आगे। तो ये आगरा एंट्री कर रहे हैं। आगरा का एक छोटा सा टॉल है आगरा में अंदर एंट्री करने के लिए, और इनफैक्ट अंदर ही नहीं, एक्सेसवे को कनेक्ट करने के लिए भी यही है। तो हम अभी पहले चार्जिंग करेंगे आईटीसी मुगल पे, और उसके बाद फिर हम जो है करेंगे। तो फिर हमारे को हाँ, एक आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें अगर देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। पंच से हमने आगरा से लखनऊ से गुड़गांव किया था। उसमें हमने मिडनाइट में स्टॉल के ऊपर जो है चार्जिंग की थी, और बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस था। तो आप देख सकते हैं यही होता है। मैं अभी वहाँ से एंट्री लेता तो अच्छा रहता, वहाँ से ले रहा था पहले, वो जल्दी निकल गया। टॉल के केस में हमेशा ऐसे ही हो जाता है। जाएं चल ही नहीं रहा। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आपसे और अपडेट देते हैं आगे। फोन आता है। तो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं स्टैटिक के चार्जर पे। 3:04 हुआ है। जगह जगह थोड़ा रूट्स रुके हैं, डाइवर्जन है, बट वरना मैं 3 बजे से पहले पहुँच जाता। और यहाँ पे इस समय पे 49 किलोमीटर और 15% SOC बचा है। 269 किलोमीटर आफ्टर चार्जिंग नहीं, करंट ट्रिप मैं दिखा रहा हूँ आपको। सब केस में डिफरेंट सेम ही होगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ही हम निकल रहे थे। और सिंस लास्ट रीसेट मेन चीज़ ये है। 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर दिखा रहा है, और मैंने स्पीड बहुत अच्छी रखी है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया ऑलरेडी। और अब हम आगरा तक देखेंगे अब क्या रहेगा। इसको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, आगरा को हम अलग तरह से कैलकुलेट करेंगे, आगरा से लखनऊ, क्योंकि यहाँ हम फिर से दोबारा 100% कर लेंगे इसको। ठीक है। तो एक्चुअली स्टैटिक आईटीसी मुगल पे मैं हमेशा जाता हूँ, और ये मेरे साथ पहला चांस हुआ है कि वहाँ दोनों गाड़ियाँ लगी थी, और दोनों में BE6 और XCV9 ही महिंद्रा की गाड़ी लगी थी, और कम से कम उनके अंदर 1.5-2 घंटे बता रहा था। तो फिर मैंने दोबारा चेक किया स्टैटिक के ऐप में,
तो यहाँ पे एक ये हमसा करके जगह है, यहाँ पे ये चार्जर है। मैं आपको इसका आगे डिटेल दिखा दूँगा। आप देखेंगे तो स्टैटिक के यहाँ चार्जर लगा है 60 किलोवाट का, और उससे चार्ज हो रही है क्योंकि कोई और गाड़ी नहीं लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी 13% से हमने चार्ज करनी शुरू की थी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने पे चार्ज हो रही है। एक बार स्क्रीन में आके देखते हैं। देखिए 18% हो चुकी है, 1 आवर 49 मिनट्स बता रहा है 100%। मैं इसको 100% चार्ज करूँगा यहाँ से, और 18% हो चुकी है। देखते हैं टोटल टाइम कितना लेता है, मैं आपको पूरा शेयर करूँगा डिटेल में। और साथ में इसका जो स्टैटिक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मैं वो भी लगा दूँगा आप लोगों के लिए। तो मैं स्क्रीन भी इसका कैप्चर कर रहा हूँ, तो अपडेट देते रहेंगे आपको इसके बारे में। और देखते हैं क्रेटा ईवी 13% से 100% चार्ज कितनी देर में होती है, कितने किलोवाट आवर से हो रही है वो इसमें भी नहीं दिखा रहा। वो मेरी BE6 में दिखाता है बहुत अच्छे से। हाँ दिखा रहा है। यहाँ थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ नीचे दिखा रहा है 40.41 किलोवाट, 41 किलोवाट से हो रही है, क्योंकि 60 किलोवाट का चार्जर है। 30 के दो हैं तो, लेकिन अभी इस समय दूसरी गाड़ी नहीं लगी तो 40-41 से हो रही है। आई थिंक हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़ जाए ओवर टाइम। ये बढ़ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली और ज़्यादा स्पीड से होने लगेगी। तो मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर हाई लो मिड का कोई ऑप्शन है कि नहीं, और है तो उसमें चेंज होता है कि नहीं, ये भी मैं चेक करके अभी अपडेट आप लोगों को दूँगा। तो क्रेटा ईवी को मैं निकला हूँ लेकर के ट्रिप पे, और ट्रिप हमारा कंटिन्यू है। जैसे मैंने बताया कि मेरे को ITC मुगल पे चार्जिंग नहीं मिली, बट वो भी कुछ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि एक मुझे ऑल्टरनेटिव चार्जर मिल गया। और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चार्ज नहीं करते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अंदर है, बहुत अंदर भी नहीं है, ईजी है। और मैं इसका अभी आपको एक डाल दूँगा शॉर्ट की कौन सी क्या जगह है। यहाँ पे स्टैटिक में आपको दिखेगा पदम हाई स्ट्रीट स्टेशन, इस तरह करके दिखेगा। एक मॉल है, ये मॉल मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है, उसमें चार्जर लगा हुआ है, सामने देख रहे हैं 60 किलोवाट का चार्जर है। 30 के दो हैं, क्योंकि कोई और गाड़ी नहीं लगी, इसीलिए आप ये देखिए 46 दे रहा है अब ये धीरे धीरे बढ़ गया है। पहले 40 के आसपास दिखा रहा था, 41 के आसपास, 45-46 आ रहा है। और ये गाड़ी सपोर्ट ही करती है 50, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। 50% चार्ज हो चुकी है, और 46 अब चल रहा है, और 50% चार्ज हो चुकी है। और मैं अगर AC बंद कर दूं तो रेंज हमारी हो गई है अभी ठीक ठाक, रेंज हमें मिल जाएगी इससे 236 किलोमीटर, 193 जो है विद AC। तो 50% के आसपास हो गई है चार्ज। तो देखते हैं इसको हम लोग पूरा चार्ज करेंगे या कितना करते हैं, देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो हमारी को रिक्वायरमेंट है। तो अगर यही गाड़ी जो है 50 से ज़्यादा होती, 60 होती या और ज़्यादा होती, क्योंकि ये 60 सपोर्ट करता है, तो ये थोड़ा शायद और जल्दी चार्ज हो जाता। बट हमें एक ऑल्टरनेटिव चार्जर मिल गया है इन केस कभी वो चार्जर बंद होता है तो और भी ऑल्टरनेटिव चार्जर, यहाँ सारे चार्जर्स वर्क करते हैं, यहाँ काफ़ी सारे चार्जर्स हैं। आप अगर स्टैटिक ऐप में देखेंगे तो आगरा में आपको काफ़ी चार्जर्स मिल जाएंगे। तो यही मैं बेसिकली आपसे शेयर करना चाहता था। अब यहाँ चार्ज हो रही है गाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि चार्जर कहीं नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि अब चीज़ ओवर हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ हमने ऑल्टरनेटिवली फटाफट निकाल लिया, और हम फटाफट इसको करके और हम निकलेंगे अपनी ट्रिप पे वापस। चार्जिंग हो जाती है तो मैं आपको इसका पूरा अपडेट दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट कितने पैसे लगे क्या था, जो मैं हमेशा देता रहता हूँ, वो भी मैं दूंगा, और आपको पूरी तरह से पूरी डिटेल्स दूंगा ट्रिप की, और भी क्या टॉल लगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट टैग है ये मैंने आज लिया है, उससे रिलेटेड भी कुछ थोड़ा सा है स्टोरी, मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। और रूट से रिलेटेड भी, क्योंकि मैंने जो रूट लिया गुड़गांव से, मैंने अगेन फिर थोड़ा चेंज रूट लिया, वो मैंने आप लोगों को बताया, बट क्या उसका कंक्लूजन है वो भी हम बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चार्ज मैंने इसको 90% तक कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितनी SOC इसमें है, दिखा रहा है, देखिए निकल नहीं रही गन। ये मैंने देखा है, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है, अंदर से भी रिलीज़ करने का ऑप्शन नहीं है। तो ऐप से देखता हूँ, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पॉज कर लो। तो चार्जिंग कंप्लीट हो गई, मैंने उसका तो आपको अपडेट दे दिया था, बट यहाँ पे देखिए इसको मैं आपके सामने रीसेट कर रहा हूँ। 90% चार्ज है, 448 दिखा रहा है विदाउट AC, विद AC 409 दिखा रहा है।
और हमने अभी आते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करके चलाई है गाड़ी। ये आप सेकंड फेज समझ लीजिए, क्योंकि दोबारा चार्ज किया है हमने। तो अब इसका जो हम रीडिंग है वो अलग लेंगे। यहाँ पे 6.4 है, पुराने वाले का आ रहा है। तो अब मैं आपके सामने इसको रीसेट कर दूँगा। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, रीसेट कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए ये रीसेट हो गया 0 पे, और बाकी रीडिंग हमारे पास है। आफ्टर चार्जिंग भी ये 0 हो चुका है और करंट ट्रिप भी 0 हो चुका है। तो सब 0 हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप, और अब आगरा से लखनऊ ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज और क्या एसओसी हम निकालते हैं। एक अलग तरह से हम ड्राइव करेंगे। इसके अंदर मैं ऑटो का यूज़ नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं किसी रीजन का यूज़ नहीं करूँगा। अभी थोड़ा सा सिटी एरिया में हूँ, निकलने के बाद आपको अपडेट दे दूँगा जैसे एक्सप्रेस वे कैच करेंगे, और मैं दिखा दूँगा आपको। मैं कोई रीजन यूज़ नहीं करूँगा। अभी के लिए मैं इसको ऑटो मोड में डाल रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैं ऑटो मोड में डाल रहा हूँ इसको अभी, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को। एक पार्ट 2 ऑफ आवर ट्रिप फ्रॉम गुड़गांव टू लखनऊ। तो अब आगरा से हम इनर रिंग रोड पे निकल गए हैं लखनऊ के लिए। और जो रेंज हम जब चले थे उतनी ही है। एसी रनिंग पे 409 उस समय भी शो कर रहा था, और 409 अब भी शो कर रहा है। बिना एसी के कितना शो कर रहा था मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसी बंद करके। तो यहाँ पे हमारा मैप्स है। अभी हमने एक्सप्रेसवे तक का लगाया है अपना मैप लोकेशन। एक बार एक्सप्रेसवे पे से हम फिर अपना फाइनल डेस्टिनेशन लखनऊ का लगा लेंगे, और उससे ये रहेगा कि फिर हम जो है इसको सिर्फ फॉलो करते रहेंगे। आप देखिए करंट ट्रिप में जो अभी एसओसी अभी किलोमीटर किलोवाट आ रहा है वो 4.8 आ रहा है। अब जा कर के 408 हुआ है, जबकि 7 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 1 किलोमीटर कम हुआ है खाली। तो इस बार का जो हमारा अभी ट्रिप रहेगा, अभी आप देखिए मैं 60 की स्पीड पे चला रहा हूँ। आप अगर अभी इसको देखें 66 की स्पीड है, और मैं इसको ग्रेजुअली बढ़ाऊँगा। अब की बार मैं वो टेक्निक्स फॉलो करूँगा यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रिप के अंदर सब तरह से चला के दिखाना है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्श चलाते हैं उसके हिसाब से हमने देखा 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एवरेज आ रही है, जो कि बुरी नहीं है। 6.5 का मतलब अच्छा खासा है। 6 मतलब आपका 51 के अंदर 300, और 5.5 जो है तो आपका ठीक ठाक आ गया उसके अंदर जो है। तो 300, 320, 330 के आसपास आ गया। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे चला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चला रहे हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल पूरा एग्रेशन से चला रहे हैं। बट जो मैंने पीछे चलाया था, अब देखिए अब 77 की स्पीड हो गई है। मैं ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा रहा हूँ, और तब भी किलोमीटर किलोवाट आवर जो है वो 8.1 है। तो ये इसी के आसपास रेंज करेगा, और ग्रेजुअली मैं स्पीड को बढ़ाता चला जा रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको करेंगे ड्राइव को, और इस बार का जो नतीजा है वो आपको बताएंगे कि अब जो 90% है उसमें से कितनी एसओसी बची और कितनी रेंज हमें अपने इस ट्रिप की मिली है। तो कनेक्टेड रहिए, अपडेट लेते रहिए, और आगे देखिए, एंजॉय करिए ट्रिप। तो अभी मैं नॉर्मल चला रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं करीब करीब जो है 90, अभी थोड़ा सामने ट्रैफिक था थोड़ा कम हो गया, तो 90, 100 से एक्सीड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इतनी कांस्टेंट स्पीड पे चलने की मेरी प्लानिंग है, और मैं अभी क्रूज़ भी करूँगा। बट अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इतना चलने पे 4-5 किलोमीटर में कितना किलोमीटर किलोवाट आ रहा है, जो कि अभी 8.1 आ रहा है। और अब कोई और ऑप्शन चूज़ करूँगा चलाने का क्रूज़ के अलावा जो दिए गए हैं इसके अंदर, तो उसको यूज़ करके फिर देखेंगे तब कि ये कितना स्विच होता है, बढ़ता है कि कम होता है।
ये एनालाइज हम करेंगे अभी इस समय यहाँ ड्राइव करते हुए, और जो भी स्टेटस होगा आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे के पहले टोल के पास हैं, उससे जस्ट पहले यहाँ पे 2 चार्जर्स मुझे दिखे अडानी के लगे हैं। लगाया तो है यहाँ पे, जगह भी बनाई है, 2 व्हीलर वाला तो चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ये मुझे चलते नहीं दिख रहे हैं, ये बंद दिख रहे हैं। ये वर्किंग में ही नहीं है, मैंने ऐप में भी चेक किया है, वर्किंग में नहीं है। ओवरऑल मिला जुला के ये समझ में आ रहा है कि चार्जर्स बहुत हैं, लेकिन अधिकतर चार्जर्स वर्किंग में नहीं है। बस यही अपडेट देना चाह रहा था आपको। ये आगरा एक्सप्रेसवे का एंट्री टोल है। बेसिकली यहाँ पे एक ही टोल है, एंट्री और एग्ज़िट है। एंट्री जो एग्ज़िट होता है पैसे आपके वहाँ डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हम कर रहे हैं, इसके बाद कोई और टोल बीच में नहीं पड़ेगा। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे 3 टोल पड़ते हैं अलग अलग, यहाँ पे एक ही टोल बेसिकली एंट्री और एक एग्ज़िट है। तो तीनों का वहाँ अलग अलग पैसा डिडक्ट होता है, जब आप क्रॉस कर लेते हैं तभी डिडक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एग्ज़िट में होगा। तो यहाँ हम पूछेंगे भी क्या चार्जेस हैं, और कई बार होता है कुछ गाड़ी फंस जाती है। भैया ये लखनऊ तक के क्या चार्ज है कार के? 665, ठीक है, 665 रुपये हैं। तो यही बस आपको अपडेट देना था। यहाँ से हम निकल गए हैं, और अब जब एग्ज़िट करेंगे तब पैसे कटेंगे। तो अब आपको बताते हैं आगे क्या रहता है। अभी तो हमारे पास 83% एसओसी बचा है, 90 हम करके निकले थे, और 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का अभी हमारे पास आ रहा है। मैं अभी तक क्रूज़ पे चल रहा था, अब मैं क्रूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है क्रूज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ये चल रहे हैं चार्जेस। तो यहाँ पे भी अभी पीछे अडानी के 2 चार्जर्स लगे थे, बट वो चल रहे थे। टोल से जब आप निकलेंगे उसके दूसरी साइड भी लगे हुए हैं, वो दोनों वर्किंग थे क्योंकि हमको पूरी प्रॉपर लाइट दिख रही थी। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है चार्ज करने की, इसलिए मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 299 हमें जाना है, और मेरे पास 371 की रेंज अभी है। तो यही था अभी का अपडेट, फिर आगे का अपडेट देते रहेंगे आपको। इतने आप ट्रिप को एंजॉय करिए। तो इनका लॉस में जा रही है गाड़ी, तो ये
तो आगरा एक्सप्रेसवे पे जो पहला रेस्टो पड़ा है उस पे 2 चार्जर लगे हैं और ये फॉर्चुनेटली एक्टिव है और चल भी रहे हैं। एक है 240 किलोवाट का, मतलब 120 की 2 गन्स है, और दूसरा है 60 किलोवाट का, यानी 30 किलोवाट की 2 गन्स हैं। तो अगर 2 गाड़ी लगी होंगी तो 30 बढ़ जाएगा, अदरवाइज 60 किलोवाट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 गाड़ी लगी होंगी तो 120 मिलेगा, अदरवाइज 240 मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो किलोवाट आवर वाली गाड़ी जो है वो खाली BE6 XEV9 ही है, जो 175 लेते हैं। तो 175 के रेट से यहाँ चार्ज हो जाएंगी बड़े आराम से। अब मान के चलो कि 79 किलोवाट वाला बैटरी पैक जो है घंटा भी नहीं लेगा, 40-50 मिनट में वो चार्ज होके एक तरफ हो जाएगा 0 to 100, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ पे चार्जर्स लगे हुए हैं और ये एक्टिव हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव ही रहे और आगे किसी को दिक्कत ना हो। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आगरा से लखनऊ तो पहले रेस्टो पे आपको ठीक ठाक चार्जर्स मिल जाएंगे, खाली भी थे, कोई था नहीं। अब आगे का आपको हाल बताएंगे। एक और नेक्स्ट रेस्टो है। और एक चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ कि जो टॉल एंट्री थी उसमें भी अडानी के चार्जर्स लगे हुए थे, और एंट्री होने के बाद वाले चल रहे थे, एंट्री होने से पहले वाले ख़राब थे। तो चार्जर्स लग रहे हैं और चल भी रहे हैं, जो कि पहले दिक्कत थी। आई होप ये ऐसे ही चलता रहे तो हमें आगरा में उतरना ना पड़े चार्जिंग के लिए। आगे का अपडेट आपको देता रहूँगा। अभी हमारा 220 किलोमीटर के आसपास बचा है। 10 बजे का अराइवल दिखा रहा है लखनऊ में। 8.5 की SOC आ रही है, सॉरी 8.5 की पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रही है। 66% रेंज बची है। तो ये स्टेटस है। बाकी हम चल चुके हैं इस ट्रिप में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम चल चुके हैं 111.8 112 किलोमीटर के आसपास। 1 घंटे 52 मिनट में 112 किलोमीटर के आसपास 8.5 की उसमें। तो ये बस एक थोड़ा सा अपडेट दे रहा था। बीच में आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। मैं 100 से नीचे नहीं रख रहा किसी भी हाल में स्पीड। और यहाँ भी आप देख लीजिए मेरे स्पीडोमीटर 100 से ऊपर 110 115 और 170 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया 2 घंटे 34 मिनट में, जिसमें चलने के बाद से रुके हैं थोड़ा सा, टॉल वॉल पे फंसे हैं ज़रा सा, वहीं टाइम वेस्ट हुआ है। 1-2 बार रेस्टो पे भी थोड़ा रुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चार्जर देख रहे हैं, उसका अपडेट देते जा रहे हैं। बीच बीच में वहाँ भी रुकते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तो सब मोटा मोटा मिला करके आप मान के चलिए कि 40-45 मिनट रुक गए हम जो है। तो 2 घंटे में भी नहीं है 171 किलोमीटर, मतलब कि 7.7 की जो है किलोमीटर पर किलोवाट आवर आ रहा है, यानी 80 के आसपास की एवरेज आ रही है, एवरेज स्पीड आ रही है 80 के आसपास की, ठीक है। तो 187 की रेंज बची है और 158 किलोमीटर हमको और जाना है। 10:07 का दिखा रहा है। स्पीड कंसिस्टेंट है अभी भी। आप देखिए तो ये देखिए, बीच में मैं आपको अभी स्पीड दिखाता रहूँगा क्योंकि अभी और कुछ है नहीं बताने के लिए। आपको कुछ शॉर्ट शेयर करते रहेंगे और फिर जब एक्सप्रेसवे से निकलने लगेंगे तब आपको एक बार अपडेट देंगे। एंड फिर फाइनली जब हमने ट्रिप एंड करेंगे वहाँ आपको अपडेट देंगे। तो देखते रहिए। और एक टिप कुछ मेरे दिमाग में आ रही थी आपके लिए, वो देना चाह रहा था, क्योंकि क्रेटा EV ओनर्स हैं उन लोगों के लिए। ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। इधर जो आपका चार्ज और मीटर पावर का जो मीटर दिख रहा है ना, इसमें आप कोशिश करिए कि ये पावर जो है ये 2 पॉइंट से ऊपर ना बढ़े, ग्रेजुअली बढ़ाइए। देखिए मैं 108 पे चल रहा हूँ, 110 115 भी कर लेता हूँ, आपके सामने अभी दिखाऊँगा मैं। ये तो बार बार ब्लिंक करता है, आपके भी करता होगा। अब देखिए ये मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, और इतने के अंदर अंदर ही ये ड्रॉप होता है थोड़ा सा, फिर वापस चढ़ जाता है। तो इस तरह मेरी ये स्पीड जो है मेंटेन्ड है 100+ की। थोड़ी बढ़ानी भी है तो थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। और ये और एक अपडेट, मैंने ऑटो मोड लगाया हुआ है
इस पूरे जो ये अभी बची हुई जर्नी है इसमें। मैंने बताया था कि मैं ऑटो मोड लगाऊंगा, अभी सिटी से निकल रहा हूँ तब चार्ज करा के जब निकले थे, लेकिन वो फिर मैंने हटाया ही नहीं। मुझे इसमें कोई इससे दिक्कत नहीं लग रही, ऑटो मोड से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ऑटो मोड अच्छा है, हाईवे के लिए ऑटो मोड इज़ वेरी गुड, और मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है। ऑटो मोड से मैं डीएक्सीलरेट करता हूँ, जैसे आप देखिए सामने वैन आई है, ये एक्सीलरेशन कम कर देता है, और ये चीज़ क्रूज़ में भी होती है। क्रूज़ में भी तो यही होता है, कम कर देता है फिर आपको ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट करता है। तो ये क्रूज़ से बेटर है, क्योंकि आप मैनुअली एक्सेलरेट कर रहे हैं तो डीएक्सेलरेट ज़रूर ये करता है, आपकी ब्रेकिंग नहीं लगती, रीजन हो जाता है, बैटरी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कितना पावर फिगर पे आप एक्सेलरेट करेंगे। क्रूज़ में तो वो खुद से ले लेता है। तो मैंने जब आगरा तक आए थे तब क्रूज़ किया था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हुई थी। 6.4 6.5 की हमारी आई थी पर किलोमीटर किलोवाट आवर, और आप यहाँ देखिए 7.7 की है। मुझे लगता है ये अभी मेरा जो ट्रिप एंड करेंगे हम तब तक, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये 8 के आसपास टच करेगी। 7.6 7.7 है, 7.8, अभी 5 हो गई थी, अभी फिर 7 हो गई, तो एक दो और बढ़ सकती है 7.9 या 8 तक। तो ठीक है, डिसेंट है। अगर हाईवे पे इतनी स्पीड के अंदर ये गाड़ी जो है आपको 400 की रेंज दे रही है, तो और क्या ही चाहिए आपको इससे ज़्यादा। और इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी भी व्हीकल से इससे ज़्यादा। तो बस यही मेरे को अपडेट करना था। हमारा 90% चार्ज था, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो 90 के हिसाब से होगी, 100 के हिसाब से नहीं होगी। 10% और होता तो ऑब्वियसली बात है कि वो और अलग ही उसमें सिनेरियो होता, रेंज बढ़ जाती है उसकी। तो बस मैं ये आपको अपडेट कराना चाह रहा हूँ, नोटिस कराना चाह रहा हूँ, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। तो बस यही था अपडेट करने के लिए। बाकी मैपल का मैप्स माई इंडिया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और इससे भी मैंने एक सीख ली कि ये अच्छा है, बढ़िया है। रास्तों को जैसे वो क्रॉस पॉइंट सेक्शंस होते हैं उनको दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, और क्लैरिटी अच्छी है इसकी कंपेयर टू गूगल। बट एक छोटी सी कमी इसमें क्या है कि वो है तो गूगल में भी कहीं ना कहीं, इसमें भी है, दोनों में ही है वो टर्न बाय टर्न। वो ये है कि ये बेसिकली जो रूट बताते हैं ना, ये अपने आप से एक रूट बता देता है। ऑल्दो उसका एक तरीका ये है कि आपको जो रूट है पूरा नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि कहाँ से निकलना है, जो बेस्ट रूट है उसका, तो आप वहीं से लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली से मैंने गुड़गांव से निकला, तो एक ऑप्शन था दिल्ली नोएडा होकर के, दूसरा ऑप्शन था पीछे सोना रोड होके पलवल होकर के और वेस्टर्न पेरिफेरल लेते हुए फिर जाके नोएडा एक्सप्रेस से कनेक्ट होना। तो इसने मेरे को दिखाया कि पीछे से आइए। तो मुझे खुद भी पता है कि दिल्ली में नोएडा में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस आवर्स शुरू हो चुके होते हैं 9:30 के बाद। मेरे को ऑलमोस्ट 10 बज गया था निकलते निकलते। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। लिया तो इनिशियली अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि खाली खाली रोड्स थी, आराम से जा रहे थे। टॉल बेसिकली फास्ट टैग हमने बनवाया, उसमें थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, और उसके बाद हम निकले हैं फास्ट टैग बनवा के, तब भी थोड़ा ठीक ही था। लेकिन थोड़ा और आगे जा कर के पता चला कि एक फ्लाईओवर ख़राब, रिपेयरिंग हो रही है उसमें, उस रिपेयरिंग के चक्कर में। और बाकी भी पूरा रास्ता मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं भी शायद इस फ्लाईओवर की वजह से बहुत गाँव में से इधर उधर से जाना पड़ गया, और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए मेरा एक ही कहना है इस बात से कि जो रास्ता आपको पता है सही है जहाँ आप जा रहे हैं, नहीं पता है, पहली बार जा रहे हैं, एब्सोल्युटली नहीं पता है, अपने सिटी से निकलने का तो पता ही होगा, दूसरी सिटी से निकलने का आपको नहीं पता है, पहली बार जा रहे हैं, तो किसी नॉन पर्सन से एक बार पूछ लीजिए, जस्ट नॉर्मल बता देगा वो कौन सा रास्ता बेटर पड़ेगा इन केस ऑफ जाने के हिसाब से, तो उसी को ऑप्ट करिए। और ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से खाली ईवी की बात नहीं है, आइस में भी दिक्कत उतनी होती जितनी उनको हुई। लेकिन एनीवेज टाइम ज़्यादा लग गया, हम 7 बजे तक पहुंच गए होते लखनऊ, लेकिन यहाँ 10 बजे का दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, 8 तो बज ही रहे हैं, 2 घंटे की बात है, पहुँच जाएंगे। पहुँच के फिर आपको फाइनल अपडेट देते हैं।
तो लखनऊ पहुंच गए हैं। सामने आपको दिख रहा है टोल गेट एंड हो रहा है। आप यहाँ देखिए 30 किलोमीटर, तो ये तो अब सिटी के अंदर का है। तो यहाँ बस फाइनली हम लोगों का जो ये ट्रिप था ये एंड हो रहा है। अब आपको और भी डिटेल्स पूरी बताएंगे, पूरी समरी बताएंगे, कितने पैसे लगे, क्या क्या हुआ, वो सारा आपने बीच में देखा ही, मैंने कैप्चर कराया पूरा। तो मेनली चार्जिंग में और आपका टोल में 2 तरह के चार्जेस लगे यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या था। बाकी अगर देखा जाए तो ट्रिप में एक सीख मिलती है ये कि अगर आपको जो नया रास्ता हो, इस पर कुछ पूरी तरह से ट्रस्ट ना हो, उसको नहीं लेना चाहिए। पुराना रास्ता लेना चाहिए आपको, जो रेगुलरली जहाँ जाते हैं आप उसमें। दूसरा, आप फास्टैग पहले से बनवा के चलिए, बेटर है। मेरे केस में तो इमरजेंसी थी, मेरा फास्टैग वैसे मेरी गाड़ियों में हमेशा बना रहता है, यहाँ फास्टैग मिला नहीं हमें, तो इस वजह से फास्टैग भी एक प्रॉब्लम बन गया। बाकी देते हैं आपको अपडेट बाद में, फाइनली पूरा समराइज़ करते हैं इसको और फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। देखते रहिए फाइनल। हम लोग एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं, सामने देखिए आप, ये बिल्कुल लास्ट है और हम सिटी में एंटर कर गए। 33 किलोमीटर की रेंज बची है, 9% SOC बचा है, 309 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है विद प्रॉपर AC एंड वेरी गुड स्पीड। 110, 115, 120 तक की स्पीड मोस्टली मैंने रखी है। 309 किलोमीटर 4 घंटे 28 मिनट में किया है, जिसमें से 28 मिनट को तो आप हटा ही दो, 4 घंटे भी अगर आप देखोगे तो करीब 75 से प्लस की ही एवरेज आ रही है। इससे ज़्यादा एवरेज नहीं होता, जितना आप चल रहे हो उतना ही एवरेज नहीं होता है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो देख रहे हैं कहीं पे यहाँ पे आसपास चार्जर हो। एक चार्जर तो मुझे मिला है, मैंने उसका लोकेशन लगाया है मैप में, रास्ते में ही है। तो देखते हैं वर्किंग मिलता है तो उससे थोड़ा सा घर जाने के लिए टॉप अप कर लेंगे, क्योंकि मैं अननेसेसरीली उसको धक्का मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑलरेडी 9% तक मैंने आपको करके दिखा दिया। हाँ, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, इस गाड़ी में ना तो AC में कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही जो है तो टॉर्टोइज मोड में आई है जिसमें स्पीड में फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। तो चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच के अपडेट देता हूँ आपको क्या स्टेटस है। शेयर करना चाहता था, इसके अंदर कोई कछुआ मोड नहीं होता, 9% आ गया है। उसके बाद भी आप देखिए AC चल रहा है, प्रॉपर कूलिंग हो रही है। और मैं अगर आपको ऑडोमीटर दिखाऊं तो इसके अंदर यहाँ पे भी 9% है। और अभी मैं आपको दिखाऊं इसमें एक चीज़ और, इसमें स्पोर्ट्स मोड पे डाला है इसको मैंने, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए एक्सलेशन हो रही है ना, तो ये इसके अंदर मोड भी चेंज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें एक क्रूज़ भी काम करता है। देखिए क्रूज़ पे डाल दिया मैंने, अपने आप चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सब इश्यूज़ नहीं, इश्यूज़ कह सकते हो, ये प्रिवेंशन मेजर्स हैं, वो नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं लगती मुझको, क्योंकि
350 की रेंज तो आई गई 100 से ऊपर चल के, और 7.8 की किलोमीटर पर किलोवाट आवर आ गई, तो बहुत अच्छी है 7.8। अगर आप क्रेटा ओनर हैं और लॉन्ग रेंज और उससे ज़्यादा आपकी आई है रेंज या आती है अच्छी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि अब हम मिलेंगे पेट्रोल पंप पे। तो हम लोगों का ट्रिप एंड हो गया है, देख रहे हैं 10:20। यहाँ पे देखिए आप, पहुँच गए हैं हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। और करंट ट्रिप को हम ऐसा करते हैं, करंट ट्रिप है, हमने जो रीसेट किया था उस ट्रिप को दिखाते हैं आपको। आफ्टर चार्जिंग कह लो, सिंस रीसेट कह लो, 332 किलोमीटर चला है, 7.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि 8 के आसपास 7.98 पे हम लेके आएंगे। टोटल 5 घंटे हमें लगे हैं, जिसमें से आधा पौना घंटा आप समझ लो हमने रास्ते में रुके होंगे, और 4-4.25 घंटे में हमने 331 किलोमीटर ट्रैवल किया है। दैट मीन्स 300 को अगर 4 घंटे में करेंगे तो 75 किलोमीटर हो गया, और मतलब वही 80-85 के आसपास की एवरेज आ रही है किलोमीटर पर आवर की। तो सही है, 80-85 की तभी आती है जब हम 100 से ऊपर की स्पीड पे चलते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकती। और एसओसी भी मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए सबसे कमाल की बात, 2% एसओसी बचा है, 2% बस, और 9 किलोमीटर की रेंज बची है, और एसी ऑन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो ये गाड़ी बहुत आराम से जो है, क्योंकि हम 90% से चले थे, 100% नहीं किया था, और 10% में कुछ एडिशनली होगा, लेकिन चलो नॉर्मल भी मान लेते हैं। तो 10% में 40-45 किलोमीटर और चल जाती, तो आपकी आ जाती 331 + 40 + 9, 340 + 45, 385, 380-85 की रेंज, वो भी 100-120 किलोमीटर पे चला करके, 100 से नीचे नहीं करा है। 100-125, 100, 120, 120, 120, 100 चलाइए, कोई ये कह नहीं सकता कि स्लो चलाइए। और इस बार मैंने ऑटो मोड ऑन रखा था, तो मे भी ये इसका बेनिफिट होगा। ऑटो जो रीजन मोड है वो ऑन रखा था, और साथ में मैंने क्रूज़ नहीं करा, क्योंकि क्रूज़ में फिर कोई रीजन मोड काम नहीं करता है। जो पहला पार्ट था हमारे ट्रिप का, उसमें मैंने क्रूज़ किया था काफ़ी टाइम, और उसमें मैंने कोई रीजन ऑन नहीं किया था। तो उसका भी पूरी समरी आपको मैं अटैच करके दूंगा, और इसके बाद हम अटैच कर देंगे उसको, और पूरा एनालिसिस कॉस्ट का जो भी हमने किया है, कितनी रीडिंग चली, दोनों ट्रिप के अलग अलग हिसाब से कितना हमने रेंज निकाला, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो रेंज बुरी नहीं है, रेंज अच्छी है 51 किलोवाट आवर के हिसाब से, और गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया हैंडलिंग है। मतलब मेरी BE6 के बाद अगर मेरे को किसी की हैंडलिंग अच्छी लगती है EV में, तो इसकी हैंडलिंग अच्छी लगी है। बाकी मैंने गाड़ी कई चलाई हैं EVs। तो यही था आज का रेंज टेस्ट। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी बीच में मैंने आप लोगों से चार्जर के बारे में शेयर किया, वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप भी अपने अनुभव शेयर करिए, जिससे कि मैं उनको दूसरों तक पहुंचा सकूं, और यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं। तो रेंज टेस्ट आप देख चुके होंगे, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है शेयर करने की आपसे उसकी समरी। आप पूरा रेंज टेस्ट में मैंने आपको सारी कैप्चरिंग दिखाई है, कहाँ कहाँ हमने चार्ज किया। हमने सिर्फ एक जगह चार्ज किया, वो भी आगरा में, और उसको भी मैंने पूरा 100% चार्ज नहीं किया, क्योंकि होता क्या है ना, 100% चार्ज 90% के बाद स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, और मुझे लग रहा था घर पहुंचना है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना उसको हम 90% पे लेके चलें, और चेक हो जाएगा कि कितना ये गाड़ी चलती है। हमने स्टार्ट की थी अपनी ट्रिप 6643 रीडिंग पे 100% एसओसी के साथ गुड़गांव से, और इसमें 2 ट्रिप्स इंक्लूड होते हैं। पहला ट्रिप जब हम आगरा पहुंचे हैं, जब हमने चार्ज किया है, जब हमारे पास एसओसी 15% बची थी। 15% लोअर साइड पे ही मानी जाएगी। तो 15% में हम 269 किलोमीटर ड्राइव करके आगरा पहुंचे थे, और 6.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज आ रही थी। यहाँ मैंने चलाया था बहुत ठीक ठाक स्पीड में, इनफैक्ट बहुत ख़राब टेरेन से हमने चलाया, हमने गांव में भी चलाया,
बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए कि हम पथरीली रोड पे भी चलाया, कहाँ कहाँ नहीं चलाना पड़ा हमको इस केस में। तो हमने सब जगह के एक्सपीरियंस इस क्रेटा से किए हैं और गाड़ी अनबीटेबल है, गाड़ी अनबीटेबल है, सिर्फ यही एक मेरे पास शब्द है। इतना ऐसी टेरेंस पे मैंने अभी तक अपनी BE6 को भी नहीं चलाया, बट मुझे पता है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से खरी निकलेगी, निकल जाएगी, लेकिन ये गाड़ी अनबीटेबल है, ये प्रूव हो चुका है। एनीवेज, तो जो आगरा पहुंचने के हमारे इस पूरे ट्रिप के अंदर बेसिकली जो रेंज आ रही है वो 307 किलोमीटर की आ रही है, 334 आ रही है अगर आप 6.5 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और जो रीडिंग दिखा रहा था 269 और उसके बाद 38 किलोमीटर्स बची थी, तो उसके हिसाब से 307 की आ रही है। क्योंकि ख़राब टेरेन से चलाया, अच्छी स्पीड में चलाया, 100 से ऊपर चलाया, 100 120 में भी चलाया, 120 में बहुत बार चलाया, तो उसकी वजह से रेंज तो ऑब्वियसली ड्रॉप करनी थी। फिर डे टाइम भी था, तो डे टाइम का ऑब्वियसली मतलब है कि जब डे टाइम होगा तो उस समय पे हीट होगी और गाड़ी भी गर्म होगी, है ना, उसके कूलिंग फैंस भी चलेंगे, बैटरी पैक भी गर्म होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एसओसी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो ये था हमारा पहला ट्रिप और इसका रेंज मैंने आपको बता दिया। अब हमने स्टार्ट किया 90% एसओसी से, जब 409 की रेंज दिखा रहा था आगरा में। बाकी डिटेल्स आप सब देख चुके होंगे, कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट आई, वो सब मैं आपको वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ जो हमारी पर किलोमीटर किलोवाट आवर आई लखनऊ पहुंचने तक, वो आई 7.9, और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम 2% बैटरी तक लेके आए। चाहता तो मैं चार्ज कर सकता था बीच में भी, बट मैंने चार्ज नहीं किया। मैंने सोचा देखते हैं, लेट्स ट्राई कि ये 10% के नीचे कैसे एक्ट करती है, कितने % पे पहुंचने के बाद क्या इसका AC बंद हो जाता है, क्या इसके मोड्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, क्या होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पावर सेवर मोड में इसने जाने के लिए बोला भी, मैंने उसको नहीं किया, बट ये गाड़ी बिल्कुल एज इट इज़ चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पे जो रेंज हमारी आई वो 406 की आई, बेसिकली रियली जो एक्सरे से आप कह सकते हैं 441 के आसपास, और फिर थोड़ा सा बचा था करीब 9 किलोमीटर के आसपास, उस हिसाब से दें तो 350 की रेंज है। तो मेरा बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप बिल्कुल आइस की तरह से चलाते हैं, इसको प्रॉपर एक पेट्रोल डीजल गाड़ी की तरह से चलाते हैं और अच्छी 100-120 की स्पीड में भगाते हैं इस गाड़ी को, तो बहुत आराम से आप हाईवे पे बहुत ईजिली 350 की रेंज ले लेंगे, कंफर्टेबली 350 की रेंज ले लेंगे। और जैसे टिप्स मैं देता हूँ, आप 80 से 100 के बीच में चलाते हैं, सॉफ्ट पेडल से चलाते हैं, इन दैट केस आप आराम से इसमें 400 निकाल लेंगे। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपका, अगर आप एक क्रेटा ईवी ओनर है और आपका कोई डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है तो मैं उसको सुनना चाहूँगा। आप कमेंट में उसको शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरे तरह से भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो मैं अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा और मैं खुद भी जानना चाहूँगा। तो ये था पूरा ऑब्जर्वेशन रेंज टेस्ट का, क्रेटा ईवी के लॉन्ग रेंज टेस्ट का। आगे भी और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आने वाले हैं, तो कनेक्टेड रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और लोगों से भी शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले इन सब चीज़ों से। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।